महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर एचआरडीसी तथा उपस्थित सभी मान्यवरों को, प्राध्यापकों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि मुझे आज का विषय दिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और उसका ओवरव्यू एंड बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए इस सेशन में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक पार्श्वभूमि इस विषय की रखना चाहूंगा, क्योंकि ये विषय हम सभी के लिए नया है। वैसे देखा जाए तो जहाँ पर परंपरा आती है वहां पर यह विषय पूर्व से ही हमसे जुड़ा हुआ होता है। गवर्नमेंट की शिक्षा नीति बनी और शिक्षा नीति में इसे हम कहेंगे कि औचित्यपूर्ण पद्धति से ये विषय हमारे सामने रखा गया, इसलिए हमारे लिए ये नया है। वरना भारतीय ज्ञान परंपरा ये हमारे किचन से लेकर के हमारे बच्चों तक, हमारे बुजुर्गों तक और हमारे रोज के रहन सहन में भी, जिसे हम लोग डेली रूटीन या इवन कल्चरली ट्रेडिशनली भी हम सभी के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। Is it visible? Yes, it is visible. Okay. So when we think about Indian knowledge system, सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे अभी पॉलिसी में लाया है। तो चार प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं जिसमें इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। सबसे पहले, इज देयर एन इंडियन वे? जब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बार ऐसे पता चलता है कि रिसर्च हो या बाकी कोई बातें हो, तो उसमें सॉल्यूशन देखने के लिए हमें कुछ अलग अलग पद्धतियों का अवलंबन करना पड़ता है। या सिंपली देखें कि जैसे समस्या ढूंढ के उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च सामने आता है तो हम लोग उसके लिए बिब्लियोग्राफी देखते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस ढूंढते हैं। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स या अपार्ट फ्रॉम इंडियन ऑथर्स अलग अलग हमें बुक्स और बहुत सारा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैदिक काल से या पौराणिक काल से अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली देखें तो भारतीय परंपरा में यह पद्धति नहीं थी कि कोई जर्नल बनाया जाए या फिर उसके ऊपर कोई लिखित स्वरूप में डॉक्यूमेंट सबसे पूर्व में नहीं था, बाद में वो प्रचलन में आया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ मौखिक परंपरा थी। आज भी केवल वेद या शास्त्र ही नहीं, तो संगीत की भी हम लोग देखें तो उसकी भी मौखिक परंपरा है। जैसे लोहार काम हो, कुम्हार का काम हो, या फिर अपनी सिद्धा ट्रेडिशन हो जिसमें अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है, या इंडियन मार्शल आर्ट्स हो, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हो, हर एक स्ट्रीम में हम लोग देखें तो जनरेशन बाय जनरेशन ये नॉलेज आगे बढ़ता जाता था। और लिखित स्वरूप में भले ही ना हो, लेकिन यह ज्ञान मौखिक पद्धति से, यानी प्रैक्टिसेस के द्वारा और मौखिक रूप से आगे वाले जनरेशन को दिया जाता था, जिससे हमें आज के भी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ओनली ऑल of us will have to look into the Indian traditional knowledge, Indian traditional heritage, and the ways defined in it. Second, is it worth studying that our ancestors did and think? कई बार जब भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय आता है तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये विषय उससे जुड़ा है, तो अपने अपने दृष्टिकोण से इसे आगे लाने का प्रयास करता है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या सभी तथ्य जो पुरखों के नाम पर हमारे सामने लाए जाते हैं, क्या वो बराबर है? जैसे एक उदाहरण यहाँ पर मैं दूंगा कि आप सुना होगा कि कुछ स्मृति ग्रंथ ट्रेडिशनल लिटरेचर में आते हैं,
स्मृतियों में दो प्रकार की बातें कही गई है ऐसा बताया जाता है। एक वो नियम होते हैं जो शाश्वत होते हैं और एक होते हैं जो तत्कालीन काल के लिए बने होते हैं, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट्स आते जाते हैं और उसमें चेंजेस होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाश्वत रहने वाले कौन से होते हैं? तो आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इस प्रकार के कुछ नियम जो बताए गए हैं वो कायम है। और कुछ नियम होते हैं जो तत्कालीन सोसाइटल स्वरूप को देखते हुए रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाली जो स्मृति होती है उसमें वही नियम कुछ अलग पद्धति से दिया जाता है। सो विल हैव टू थिंक which portion or which knowledge is relevant today, or the implementation of knowledge, in which way we should apply that it should be relevant. So is it relevant today? ये हमें भी देखना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में वेद तो बहुत बड़े हैं या हमारे अलग अलग इंडियन नॉलेज सिस्टम में आने वाले ज्ञान की धाराएं बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से हमें क्या लेना चाहिए जो आज के लिए उपयोगी हो। Why is it important to you and your students? As an academicians, we'll have to think कि जो भाग हम लोग सिखाने वाले हैं या जो रिलीवेंट भी है और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसको वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और स्टूडेंट्स के लिए। जैसे किसी ने मुझे पूछा था, एक एचआरडीसी में मेरा लेक्चर हुआ था, तो किसी ने पूछा कि अभी जो पुरानी बातें आप बताते थे कि टाक या पुरानी इंक होती थी, शाई होती थी, उसके साथ कुछ लिखा जाता था। अभी आज तो हमारे पास पेन आ गए, तो फिर हमें वो नॉलेज बता के क्या करना है स्टूडेंट्स को? तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए उसको उसको हम लोग क्यों स्टडी कर सकते हैं। सो उसको हम लोग, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा विकास कैसे होते गया, उस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक तौर पर हम लोग उस बात को देख सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली, लॉजिकली, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोग बोलते हैं, तो हमें ज्ञान और विज्ञान का फर्क समझना चाहिए। भागवत पुराण में ये एक श्लोक जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि ज्ञानम परम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यं तदंगं च गृहाण गदितम मया। कहा जाता है कि ज्ञान क्या है? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे माइनर पार्टिकल जो है उसको हम लोग एटम बोलते हैं या उसके ओर जाते हैं, तो वैसे हर एक क्षेत्र का जो नॉलेज पार्ट है उसको यहाँ पर ज्ञान कहा गया है, जो सबसे शुद्ध और सबसे मूल स्वरूप है, इसलिए उसे परम गुह्य कहा गया है। दैट इज नॉलेज। विज्ञान क्या है? तो यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो तो विज्ञान का भी मूल ज्ञान ही होगा। लेकिन विज्ञान का सरल शब्द में अर्थ होता है विशेष ज्ञान। आज हम लोग साइंस को विज्ञान कहते हैं, लेकिन साइंस का तथ्यपूर्ण अर्थ होता है शास्त्र। जैसे सोशल साइंस है तो समाज शास्त्र होगा, मानस शास्त्र होता है, तो भौतिक शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है। शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। शास्त्र किसे कहते हैं? जब कोई नॉलेज, जैसे मान लीजिए म्यूजिक है या संगीत है, तो संगीत के नॉलेज को जब थेरोटिकली सामने रखा था, शासनात् त्रायते यानी उसे कुछ अनुशासन के साथ किसी को सामने कुछ बात रखनी है, उसके लिए एक प्रोसीजर हम लोग बनाते हैं। तो जब किसी शास्त्र से जुड़ाकर अनुशासन के साथ उस ज्ञान को सामने रखा जाता है, तब वो होता है शास्त्र। लेकिन विज्ञान क्या है? तो विशेष ज्ञान। जब शास्त्र यह भौतिक दृष्टिकोण से भी कल्याणकारी है और उस व्यक्ति के आत्मिक दृष्टिकोण से, जैसे आप अलग अलग उदाहरण अगर देखें, संत कबीर होके गए, तो संत कबीर जब सिलाई का काम करते थे, तो सिलाई करते करते उनके अगर आप कुछ पदावली आप देखें, तो उसमें आपको अध्यात्म या वेदांत पर ज्ञान भी मिलेगा। या महाराष्ट्र से ही संत तुकाराम जी के कुछ अभंग अभंग आप देखें, वैसे तो वो खेती करते थे, लेकिन बोलते थे कि अणुरणिया तोपड़ा तुका आकाश है उड़ा। बोलते थे कि जो धान्य से बीज आता है, बीज जमीन में जाता है और फिर से उससे धान्य निकल के आता है। सो उसमें भी उन्होंने आत्मिक ज्ञान यानी वेदांतिक फिलोसॉफी हो या फिर उसमें आने वाला विज्ञान है,
और ज्ञान भी है। तो विज्ञान क्या रहता था? जो विशेष ज्ञान, ज्ञान जो इम्प्लीमेंटेशन में भी आता था और उसके द्वारा आपको उसके ज्ञान यानी परम गुह्य या उसका सीक्रेट जो है उस तक भी, रूट तक भी आप पहुंच सकते थे। या वा नहीं यथा वाहो यद्रूप गुण कर्म कहा। यह आपको क्या सिखाता है? रूप, गुण और कर्म, जिसे हम लोग आज कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, तो वो सब बातें भी उसमें आ जाती थी। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मत अनुग्रह। तो इस श्लोक में कहा गया है कि इस प्रकार का तत्व की ओर लेके जाने वाला जो विज्ञान था, जो ज्ञान जो विज्ञान से युक्त था, ऐसा मैं आप सबको देने वाला हूँ। ये भागवत पुराण का स्टार्टिंग का श्लोक है। तो इससे हमें ये लेना है कि ज्ञान क्या है। इट इज नॉट जस्ट नॉलेज। विज्ञान क्या है? तो ज्ञान के बारे में विशेष बताने वाला विज्ञान है। और साइंस क्या है? तो वो विज्ञान ना होते हुए उसे हम लोग शास्त्र बोल सकते हैं, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है। अब जब हम लोग ज्ञान परंपरा में भारतीय शब्द जोड़ते हैं, तो भारतीय क्या है? उसके दो मीनिंग्स बताए जाते हैं। एक तो जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बाहर निकल के आ रहा है, उसके द्वारा जो प्राप्त हो रहा है। संस्कृति किसे कहा जाता है? सम्यक कृति। कुछ ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स, ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस भारत में दिखाई देती है जो क्या है? सम्यक है। जो क्या करती थी? मनुष्य के लिए कल्याणकारी थी। इसलिए ऐसे कृतियों द्वारा जो सामने एक स्ट्रक्चर बना, सामाजिक संरचना बनी, उसे हम लोग भारतीय संस्कृति कहते हैं। तो उस संस्कृति और सभ्यता से कुछ बातें हमारे सामने आती है। दूसरी होती है भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीयों द्वारा, जैसे भारतीय मनीषी हो गए, भारतीय वैज्ञानिक हो गए, या भारतीय फिलोसोफर्स, दार्शनिक हो गए, जैसे भगवान महावीर है, भगवान बौद्ध है, या फिर ऋषि मुनि होके गए वेदों के, या फिर भारतीय वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट है, या सायणाचार्य है, या वराहमिहिर है। तो इनके द्वारा भी जो ज्ञान की परंपरा हमारे सामने आई, उसे भी भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जाता है। तो क्या ऐसी परंपरा हमें दिखाई देती है? तो इट इज बिकमिंग सेल्फ एविडेंट दैट द करंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट आर अनसस्टेनेबल एंड आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर। तो आज भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। So there is an Indian way, having Bharatiya perspective that is both sustainable and strives for the welfare of all. So ऐसी परंपराओं को हमें ढूंढना चाहिए और उसको उसका सामाजिक महत्व जानते हुए उसको सामने बढ़ाना चाहिए। तो जो विश्वगुरु की बात कही जा रही है वो तभी होगी जब ये सारी बातें केवल चर्चा में ना आकर वो क्या होगी? हमारे रहन सहन में और एक्चुअल जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। So to have this knowledge, we will have to understand our heritage and teach the world Indian way of doing things. भारतीय दृष्टिकोण क्या है? भारतीय पद्धति क्या है? भारतीय परंपरा क्या है? इसके बारे में हमें देखना चाहिए। तो इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए जो एनईपी 2020 में कहा गया कि भारतीय परंपरा पर आधारित कोर्सेस आएंगे, तो इस वर्ष से सभी शैक्षणिक संस्थाओं में 2 क्रेडिट का भारतीय परंपरा पर आधारित कोर्स लागू कर दिया गया है। तो इस कोर्स को लागू करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? तो 2 प्रधान उद्देश्य थे। एक था टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आईकेएस। क्यों इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करना है? क्योंकि अगर आप भारतीय ज्ञान को देखें, यानी परंपरागत जो ज्ञान है उसकी ओर अगर देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये केवल एक ही स्ट्रीम से जुड़ा हुआ, एक ही डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसमें आने वाले हर एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रस की बात करें, तो रस कहाँ कहाँ पे आता है? एक आता है नाट्य शास्त्र में, जो हम लोग करुण रस है, या हास्य रस होता है, या अद्भुत रस होता है, तो वो नाट्य शास्त्र में भी रस है। दूसरा रस कहाँ 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 पे आएगा? एक आयुर्वेद में बताया जाता है। जैसे च्यवनप्राश हम सभी खाते हैं, तो उसे रसायन कहा जाता है, या ब्रह्म रसायन होता है।
वो रसायन क्या करते हैं, आपके शरीर को पुष्ट करते हैं। तीसरा रस कहाँ पे आता है, जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो रसायन शास्त्र में भी रस आता है। अब रस यह शब्द, रस यह कंसेप्ट अलग अलग डिसिप्लिन्स में आ रहा है। लेक्चर तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, तो जैसे जब हम लोग नाट्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे तो शरीर रस की, अगर रस का एक ओवरऑल मीनिंग हम लोग देखें तो वो होता है शरीर की संरचना को विकसित करने वाला या डेवलप करने वाला, पुष्ट करने वाला, जो जो कोई भी कंसेप्ट है, जो कोई भी बात है, उसे रस कहा गया है। अब नाट्य शास्त्र का रस यह हमारे शरीर को कैसे सुदृढ़ करेगा, तो बताया जाता है कि शरीर को करण कहते हैं संस्कृत में। तो करण दो प्रकार के होता है, अंतःकरण, एक होता है बाह्यकरण। अंतःकरण में क्या क्या आता है, कहा जाता है कि शरीर में दो भाग है। जो आंतर शरीर है उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार बातें आती है, क्योंकि इनका भी परिणाम हमारे मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये क्या करते हैं, तो कौन सा भी निर्णय लेने के समय, जैसे मन क्या करता है उसका काम बताया गया संकल्प और विकल्प, क्या करना है क्या नहीं करना है। बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है, निश्चयात्मिका बुद्धि, अच्छा मुझे ये बात करनी है। चित्त क्या करता है, जब बार बार एक ही बात की जाती है, तो मान लीजिए 4 बार मैंने एक ही बात की, तो 5वीं बार अपने आप वो बात, जब वैसी परिस्थिति होगी तो वैसा मेरे द्वारा होगा, इसे कहा जाता है संस्कार। उसका स्थान बताया गया है चित्त, और अहम होता है करने वाला, करने वाली एनर्जी या कर्तृत्ववाचक जो भी एंटिटी है वो। तो कहा जाता है कि कौन सी भी क्रिया करते समय आंतर शरीर, जैसे भगवत गीता में पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन तो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन जब युद्ध का समय आया, उस समय क्या हुआ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, वो उसके सब आयुध जो थे वो नीचे गिर गए, और उसने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अब फिजिकली वो फिट था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो युद्ध नहीं कर सकता था। तो द्वितीय अध्याय में बताते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, कहते हैं कि भगवान कृष्ण उसे कहते, अर्जुन से कहते हैं कि आप क्यों ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में हृदय दौर्बल्य आ गया है। ये जो अंतःकरण मैंने बताया अभी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आपके दुर्बल हो गए हैं। उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजंस, सो यू विल हैव टू ओवरकम these problems, then only tyaktva uttishta parantapa, you are parantapa, you have done lots of tapas, you have acquired lots of knowledge, lots of strength, but क्या हुआ, आपको अभी प्रॉपर डिसीजन सिस्टम आपकी सुधारनी है। तो ये होता है अंतःकरण। तो नाट्य शास्त्र के जो रस होते हैं वो आपके अंतःकरण को सुदृढ़ करते हैं। और केमिस्ट्री वाला अगर हम लोग बात करें, रसायन शास्त्र वाला, वो तो सुबह उठने से ही स्टार्ट होता है। जब हम लोग उठते हैं, गैस की ओर बढ़ते हैं, बर्तन लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो यही से हमारा रसायन शास्त्र प्रारंभ हो जाता है। वो क्या करता है, जैसे अगर कोई पदार्थ ठीक से नहीं बना तो वो भी आपकी आंखों में अश्रु ला सकता है। या नाट्य शास्त्र का कोई रामायण देखे तो करुण रस है, तो वो प्रसंग भी आपको आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। तो एक बाह्य दृष्टिकोण से है, एक आंतर है। तो और आयुर्वेद का भी हमने उदाहरण देखा। तो रस यह कंसेप्ट क्या करता है, अलग अलग प्रकार से शरीर को डेवलप करता है। तो जैसे रस का उदाहरण है, वैसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे धातु हम लोग देखें तो सप्त धातु, रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, मेद, ये जो है ये आयुर्वेद में भी आते हैं। धातु ये मेटलर्जी में भी आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फाइन करते जाएंगे तो उसमें भी धातु आता है। या फिर तीसरा आता है संस्कृत में भी, यानी अगर भाषा शास्त्र में भी आप देखें तो किसी भी शब्द के वर्बल रूट को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे करोति का धातु क्रू है। तो किसी भी रचना का जो मूल होता है उसे क्या कहा गया है, धातु कहा गया है। अगर वो भाषा शास्त्र में हो तो उसे वर्बल रूट कहा गया है। अगर शरीर के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आयुर्वेद में, उसको भी शरीर का मूल धातु माना गया है, जो सप्त धातु होते हैं।
या फिर मटेरियलिस्टिक इसमें फिजिक्स में भी या मेटलर्जी में भी अगर धातु शास्त्र में देखें तो एक ही बात यहाँ अलग अलग डिसिप्लिन से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार का रिसर्च कंडक्ट करना वो हमारे रिचुअल्स में या कस्टम्स में भी दिया गया होता है। वो क्यों दिया गया है, उसका हमारे संस्कृति के साथ क्या संबंध है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नेचर के बहुत सारे जो जुड़े हुए तथ्य होते हैं वो हमारे साथ जोड़े जाते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को कंडक्ट करना ये मूल रूप से इसका एक प्रधान उद्दिष्ट था। सेकंड है टू प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट आईकेएस। अब ये जो नॉलेज हमने देखा कि जो हमने देखा कि ये मौखिक परंपरा से ओरल ट्रेडिशन से आता है या प्रैक्टिसेस में आता है, तो इसको प्रिजर्व करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको ऑथेंटिक करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताते हैं लेकिन ऑथेंटिक क्या है, तो उसका ऑथेंटिकेशन करना, फिर उसको एज अ रेफरेंस टेक्स्ट में डालना। तो ये सारी बातें कंडक्ट करने के लिए रिसर्च एंड सोसाइटल एप्लीकेशंस के लिए भी ये डिवीजन काम करता है और यही इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य होना भी चाहिए। The rich heritage and knowledge created and acquired by Indians over several millennia in the Indian subcontinent, ये अभी हमने देखा कि आईकेएस की व्याख्या क्या होनी चाहिए। अब इसमें जो रिपोजिटरीज है वो दो प्रकार की है। एक होती है सिस्टमेटाइज नॉलेज, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है या अलग अलग लोकेशंस होते हैं, जैसे कोई टेम्पल है तो या फिर बौद्ध विहार है या जैन स्तूप होता है, तो कहीं पर भी हम जाएंगे तो वहां पे जो कुछ हमें दिखाई देता है उससे कुछ बातें पता चलती है। अलग अलग ग्रंथास होते हैं, शास्त्रास होते हैं, जिसमें हम लोगों को ये सब बातें पता चलती है। या फिर तीसरा होता है ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे ओरल ट्रेडिशन है या फोक सॉन्ग्स है या कुछ ट्राइबल में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हमें पता चलता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है लेकिन वो लोग बताते हैं ये कोई जड़ी बूटी है, इसका आप ऐसे ऐसे इस्तेमाल करोगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा। या फिर अलग अलग स्टोरीज होती है, आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट है या ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं। तो ये सब बातें इंडियन नॉलेज सिस्टम में आती है। व्हाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट इन आईकेएस, हमें इसमें क्यों जाना चाहिए, ये अभी अभी हमने देखा कि इस क्षेत्र में genuine scholarship in this field which leads to propagation of myths and unscientific claims। जब कोई हमारे सामने कोई जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बोलता है कि राम और कृष्ण अभी राम मंदिर हो रहा है, तो कोई अगर बताएगा कि हम उनको देवता मानते हैं या हमारे कोई मैं ट्राइबल वाला हूँ और हमारे यहाँ कोई पत्थर है और उसको मैं देवता मानता हूँ, तो देवता बोल देने से देवता मानना नहीं होगा। उससे हम लोग फिर लोग बोलेंगे कि ये तो अनसाइंट। तो हमें पता होना चाहिए कि देवता किसे कहा जाना चाहिए, क्यों इसे देवता कहना है और किसे कहना चाहिए। तो जब हम लोग निरुक्त नाम का एक ग्रंथ है उसमें जाते हैं, उसमें उसकी व्याख्या बताई जाती है कि दीप्यते प्रदीप्यते इति देवता। बताते हैं कि दीप्यते, जैसे दीप क्या करता है, प्रकाशित होता है अपने तेज से। तो जो अपने कार्य कर्तृत्व का प्रभाव सोसाइटी पर डालता है। या फिर ददाति स देवः, जो देने वाला है उसे देवता कहा गया है। जो दूसरे के कल्याण के लिए कुछ देने की भावना रखता है उसे देवता कहा गया है। फिर ऐसे महापुरुष अगर हमारे यहाँ आज भी होते हैं तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं, देवता तुल्य मानते हैं। अब आचार्य भी क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, when आचार्य भी when he realizes he understands his roles and responsibilities, what he will have to do, that is not just profession but उसके जीवन का एक भाग हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता होगा। माता और पिता भी देवता कब हो गए, जब वो जानेंगे कि किस लिए संतति को निर्माण करना है और समाज में क्या देने के लिए उसे किस प्रकार से मुझे ढालना चाहिए। विद्यार्थी हो या पुत्र हो, उसे किस प्रकार से मुझे बनाना चाहिए, गढ़ा उसके ऊपर संस्कार करने चाहिए ताकि वो समाज के लिए उपकारक हो। तभी मातृदेवो भव पितृदेवो भव भी होगा। तो देवता की व्याख्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ऑथेंटिक किया हमें रेफरेंस उस ग्रंथ में मिलता है। ये परंपरा से आया हुआ है। तो अगर ऑथेंटिक है, अगर नहीं है तो उसके बारे में भी क्यों नहीं है, तो वो भी, तो इसके लिए भी हमें आईकेएस देखना चाहिए। देन क्रिटिकल नीड फॉर higher education institutions to take leadership with understanding and researching the scientific and technological heritage of India. The heritage of India, you should not blindly follow it in your practice, but you should know why it is important.
क्या उसके पीछे कोई साइंस है, कोई लॉजिक है? जैसे अभी आर्किटेक्चर के बारे में या रिसेंटली आयुर्वेद के बारे में हम सभी जानते हैं, कोरोना काल में जो हुआ था, कि अलग-अलग साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके भी हमारे सामने आए हैं, जो थे लेकिन हम लोगों वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट। लेकिन देन वी नो। सो टू हैव टू मेक इफेक्टिव लीडर्स, इम्पैक्टफुल लीडर्स, हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए भी वी शुड इन्वेस्ट अवर टाइम एंड अवर इंटेलेक्चुअल जो कुछ है उसको भी हमें आईकेएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एनईपी में कुछ ये सेक्शंस आपके सामने दिए गए हैं, शायद ये आपको पता हो, इसमें हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी, ऐसा उसमें कहा गया है। वो अलग अलग सेक्शंस आते हैं जिसमें कुछ ट्रेडिशनल आर्ट्स के बारे में है, कुछ कल्चर के बारे में है, कुछ अलग अलग नॉलेज सोर्सेस के बारे में उसमें चर्चा आती है, और कुछ में बताया गया है कि लैंग्वेज, क्योंकि हर एक रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, चाहे वो तमिल हो, संस्कृत हो, या फिर गुजराती हो, या राजस्थानी हो, कौन सी भी लैंग्वेज हो, तो उस लैंग्वेज में भी वहां पे जो लिटरेचर बना हुआ होता है, अगर मान लीजिए कि मराठी महाराष्ट्र में है और मराठी में कुछ लिटरेचर बना है, तो हो सकता है कोई भाषा संस्कृत या तमिल प्राचीन भी हो, लेकिन वो लैंग्वेज में जो लिटरेचर सामने आया, वो वहाँ की जो प्रादेशिक विशेषताएं है या वहाँ का जो कल्चर है उसके अनुसार कुछ अलग नॉलेज भी हमें देता है। तो इसलिए लैंग्वेज के बारे में भी कुछ सेक्शंस में बात की गई है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में भी उसमें आया है। तो ये सब बातें एनईपी में दी गई है। ये उसी के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं, कि जिसमें शिक्षा नीति में जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला कहा जाता है कि जो एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर था, एजुकेशनल सिस्टम थी पुराने इसमें, केवल गुरुकुल ही नहीं, गुरुकुल वन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम्स, उसके बाद भी जैसे तक्षशिला, नालंदा है, तो ये एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज जो होती थी उसका एक मॉडल हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो उसमें भी कैसे शिक्षण होता था, उसमें कैसे ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए गए, और उसका कैसे केवल भारत में ही नहीं तो बाहरी देश से भी लोग यहाँ पे उस वहाँ पे सीखने के लिए आते थे। तो ये हमें वहाँ पर देख सकते हैं। गणित हो, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, बहुत सारे अलग-अलग विषय है जिसका हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में आदिवासी ज्ञान है, तो उसके बारे में भी कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। तो उसकी आज की उपयोगिता भी और आज का उनका योगदान क्या हो सकता है, वो हमें देखना चाहिए। या कहा गया है कि सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसे प्रमुख क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन होना चाहिए। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग विकास करते हैं, जैसे कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अभ्युदय और निश्रेयस, इनकी प्राप्ति क्या करती है? व्यक्ति को पुरुषार्थों को सक्षम करती है, यानी व्यक्ति के सर्वांगीण उन्नति को प्राप्त करना है तो कहा जाता है अभ्युदय यानी विकास, और निश्रेयस यानी कल्याणकारी, जो कल्याणकारी भी हो और विकसित भी हो। क्या हम लोग केवल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे एथिकल मोरल वैल्यूज कहीं पर कम हो रहे हैं? क्या हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं? तो हमारी डेवलपमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जो इन सारे आयामों को लेकर के आगे बढ़े, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक्चुअल हमारा विकास है या समृद्धता है। तो ये सब बातें एनईपी में कही गई है। अब कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जब हम लोग बोलते हैं तो उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे ईवीएस, हम लोग एनवायरमेंटल साइंस जब बोलते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब पर्यावरण की व्याख्या क्या बताई जाती है? परितः आवृणोति, यानी आवृणोति यानी आपके सभोताल, आपके आजू बाजू में जो कुछ भी है उसे कहा जाता है परितः। परित यानी आपका सरकमफेरेंस, जो आपके आजू बाजू में जो कुछ भी दिख रहा है उसको पर्यावरण कहा गया है। तो प्रकृति का आवरण। अब प्रकृति क्या है? अब हम लोग बोलेंगे कि पर्यावरण यानी क्या है? नेचर है। तो केवल नेचर नहीं होता, तो साइकोलॉजिकली भी अगर हमारे मन पर कोई
मान लीजिए कोई फिल्म है या कोई घटना है, वो अगर प्रभाव डालती है, तो इस व्याख्या के अनुसार परितः आवृणोति, वो भी क्या होगा, पर्यावरण में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, अब प्रकृति का आवरण है, तो प्रकृति यानी केवल फिजिकल नेचर ही होगा क्या? तो सांख्य दर्शन जो होता है उसमें कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति ये दो टर्म्स आती है, जिसमें प्रकृति किसको कहा गया है, तो कहते हैं कि यही व्याख्या फिर से कि जो एनर्जी हमारे अंदर है, जो तत्व है जो इस शरीर को चला रहा है, तो वो पुरुष, उसे पुरुष कहा गया है। पुर का मतलब होता है रहने वाला, पुरी यानी नगरी, तो उस ये शरीर को जो चलाने वाला है उसे कहा गया है पुरुष। और पुरुष के अलावा उसके संबंध में जो कुछ भी आ रहा है उसे प्रकृति कहा गया। इसलिए शरीर को भी प्रकृति कहा गया है, नेचर को भी प्रकृति कहा गया है। मराठी में बोलते हैं कि तुमची प्रकृति आता कशी है, यानी आपकी तबीयत अभी कैसी है, तो तबीयत को भी प्रकृति कहा गया है। तो प्रकृति ये केवल नेचर ही नहीं है। तो पर्यावरण जब बात करते हैं तो वो सब, अब गिस्बर्ट ने इसकी व्याख्या क्या बताई, एनवायरमेंट as the term itself indicates is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it। और हमारे यहाँ क्या व्याख्या दिखाई देती है, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया सरल भाषा में। इसकी जो व्याख्या थी, कहा गया कि जाने या अनजाने में जिसका उपभोग करते हैं वो भी इसमें आता है, तथा जिनसे हमारी भौतिक, आत्मिक एवं मानसिक चेतना प्रवाहित और प्रभावित होती है, उसे भी पर्यावरण कहा जाना चाहिए। अब इसी व्याख्या को देखें तो जैसे ऋग्वेद में ये एक मंत्र आता है, आप प्रणीत बेशरम, उसमें जल को भी देवता माना गया है। क्यों माना गया है? ददाति स देवा, हमने देखा था कि देवता किसे कहते हैं, जो कुछ देता है। तो वहां पे कहा गया है कि वाटर इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड ऑल मेडिसिन आर प्रेजेंट। पानी में भी जब कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, अब हर एक पानी को देवता कहा जाना चाहिए क्या? तो उसके लिए पानी में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब उसे देवता कहा गया है, तो उसके लिए अलग अलग जल सूक्त वहां पे हमें दिखाई देते हैं। ये भी कहा गया है कि हर बार वो मेडिसिनल नहीं होगा, आप उसको कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दंतर विश्वा निवेशजा, कि अ, पानी हमारे दंत में कहा गया है मंत्रों में कि हमारे दांत में विष होता है। इसलिए पानी कैसे पीना चाहिए कि जब आप पानी पीते हैं तो वो उस पानी का, उस जल का आपके दांत को स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अगर ट्रेडिशनल पात्र देखेंगे, जल के जो पात्र होते थे, वेसल्स होते थे, तो उसमें साइड से एक किनार होती थी, और जब वो लगा के पिया जाता था तो दंत का स्पर्श नहीं होता था। सो वो शरीर में इफेक्ट करती थी। लेकिन अगर पानी पीते समय वो दांत को लग के जा रहा है, तो सूक्त में बताया गया है कि वो विषयुक्त होता है। तो पानी के बारे में जैसे है भूमि, अब भूमि के बारे में भी अलग अलग सूक्त आते हैं। जैसे ये एक अथर्ववेद का सूक्त है, 12वां सूक्त, पृथ्वी सूक्त, जिसमें कहा गया है कि विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी। कि क्या है, दिस लैंड विच फीड्स ऑल, प्रोटेक्ट्स वेल्थ, keeps us alive, gives happiness, nourishes fire for the benefits of all, keeps us safe in the midst of wealth and power। ये भूमि हमें अलग अलग बातें देती है, समृद्धता देती है, और इसी की वजह से हम लोग जीवित रहते हैं, क्योंकि भूमि में ही अन्न की उपज होती है, अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हम अ, हम भी जीवित रहते हैं। तो यही बातें अलग अलग दृष्टिकोण से, लेकिन फिर से केवल बाहर ही नहीं, तो भूमि तत्व ये शरीर में भी विद्यमान है। तो तत्व के आधार पर अगर देखें तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता में बताया गया है कि प्रकृति यानी आंतर प्रकृति जो है, तो उसमें भूमि, आप, अनल, वायु, ये पंच महाभूत भी जोड़े गए हैं। सो हर एक कंसेप्ट को अलग अलग पद्धति से हम देख सकते हैं। अब साइंटिफिकली बात करें तो जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष चिकित्सा यानी बॉटनी में या वृक्ष विज्ञान में अगर हम लोग जाए, तो ये 8 प्रकार का क्लासिफिकेशन हमें दिखाई देता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे इसमें औषधि, जिसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो उसे औषधि कहा गया।
नॉट ओनली मेडिसिनल, अगर वो आपको नरिश भी करता है जैसे राइस है या व्हीट है जो पुष्ट करता है आपको, उसे भी औषधि में काउंट किया गया है। बाद में वनस्पति है, प्लांट्स बेयरिंग फ्रूट्स विदाउट एविडेंट फ्लावर्स। वृक्ष किसे कहा गया जिसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बोथ है, ऐसी ट्रीज। कुछ गुच्छ होती है, कुछ गुल्म होती है, कुछ तृण होती है जैसे घास, कुछ प्रतर्ण होती है और कुछ वल्ली होती है। तो ये अलग अलग 8 प्रकार के एक ग्रंथ में दिए हैं। वृक्षायुर में जो पाराशर का वृक्षायुर्वेदा नाम का ग्रंथ है, उसमें गण विभाग दिए गए हैं, यानी फिर से फैमिलीज के सॉरी प्लांट्स के फैमिलीज का क्लासिफिकेशन दिया गया है। जैसे सामीगणीय, जिसमें क्या कहा गया है, प्लांट बियरिंग सिम्बीफला। ऐसे ही कुछ पुपलिका गणीय है, फिर स्वस्तिका गणीय है, त्रिपुष्प गणीय है कि that has 5 united sepals and petals and 3 stamens and style with 3 pointed stigma, तो उसे त्रिपुष्पगणीय कहा गया। मल्लिका गणीय है। तो अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में अगर हम लोग देखें तो अलग अलग डिविजन्स हमें दिखाई देते हैं। अब ये हो गए अभी अभी के ग्रंथ। अगर हम लोग थोड़ा और वैदिक टेक्स्ट में जाएंगे, उसके भी पहले वाले ग्रंथ, तो अ, कुछ वैदिक ग्रंथों में भी हमें अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। जैसे अग्रभाग है, जिसे आज हम लोग एपेक्स कहते हैं, या स्टेम है तो उसे कांड कहा गया है। मध्य भाग है, मूल यानी रूट, औषधि है, पर्ण है, फल है, पुष्प है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम, हरिकेश है, हरित्याय है, या फिर फॉरेस्ट को फॉरेस्ट के लिए तो बहुत सारे नाम उसमें आए हैं। तो शश एक नाम आया है जो ग्रास के लिए आया है। तो अलग अलग नाम हैविंग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द के लिए, जैसे एक निघंटु नाम का ग्रंथ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पानी के लिए लगभग 100 नाम दिए गए हैं। अब एक ही पानी के लिए 100 नाम क्यों दिए? तो डिपेंड्स ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलग अलग नाम दिए हैं, यानी 100 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दिखाई देते हैं। उसका अगर एक आध एग्जाम्पल दो, तो जैसे उदक शब्द है जल के लिए। उदक का मतलब क्या है? यत ऊर्ध्वम गच्छति। उत का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर जाने वाला जो है, जिसे आज हम लोग वाटर वेपर कहते हैं, तो उसे उदक कहा गया है। एक पानी को पर्जन्य कहा गया है, हम सभी को पता है, जब बारिश होती है तो उसे हम लोग पर्जन्य कहते हैं। तो परेशान जनाय वर्षति, जो जनों के कल्याण के लिए जिसकी वर्षा हो रही है ऊपर से नीचे, तो उसे पर्जन्य कहा गया है। एक खनिज त्रिमा है, जो खनिजों में जा करके ग्राउंड वाटर होता है कि खनिज के साथ निकल रहा है, जिसमें कुछ मिनरल क्वालिटीज है, तो वो उसे खनिज त्रिमा कहा गया है। इसी प्रकार जो, जैसे हम लोग कुएं में या फिर टंकी में कुछ पानी रखते हैं, तो उसके लिए जमा जो वाटर है उसके लिए अलग नाम है। तो अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब प्लांट्स में भी बॉटनी की बात हम लोग करते हैं तो बताया गया है कि 3 प्रकार के दोष प्लांट में भी होते हैं। जो उपवन विनोद नाम का ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि नराणाम एवं वृक्षाणाम वात पित्त कफारुजाः संभवन्ति निरूप्यतः कुर्यात् तद्दोष नाशना। कि जैसे आयुर्वेद में हम लोग पढ़ते हैं कि वात पित्त कफ, ये त्रिदोष व्यक्ति में होते हैं, और उसकी साम्यावस्था क्या करती है, जिसमें वो साम्य रूप से होते हैं वो क्या होता है, सुदृढ़ आदमी होता है, हेल्दी पर्सन होता है। तो वृक्ष में भी बताया गया है कि 3 प्रकार के ये दोष होते हैं। जैसे तो वात दोष है, तो जो कुछ वृक्ष हमें दिखेंगे कि जो जिसके लीव्स जल्दी जल्दी झड़ते हैं, तो उसे वो वात में आता है। या कुछ होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पर कफ युक्त है, बिग ट्रंक एंड ब्रांचेस दे ऑफर अबंडेंट फ्रूट्स, तो उसे कफ की कैटेगरी में डाला है। कुछ पित्तज भी वृक्ष होते हैं। तो इसमें भी शायद ही ये थ्योरी आज के मॉडर्न बॉटनी में हो भी सकती है। तो इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए, अगर ये नहीं है तो उसका और इसका क्या संबंध है, और क्या ये त्रिदोष शरीर में है, वृक्ष में है, तो क्या और किसी जगहों पे भी हमें दिखाई देते हैं, उसका क्या संबंध है? तो ये भी हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सो ये हो गई कुछ बॉटनी की बात है। इसी प्रकार वृक्ष है, तो वृक्षों को
ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसलिए उसके ऊपर कुछ सूक्त बने और ऋषियों ने उसे देवता माना। लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिस में भी अब केवल कोई संस्कृत जानता है जो वेद पढ़ेगा क्या उसे ही वो पता चलेंगे, या पाली प्राकृत में कोई ज्ञान हो तो जो वो भाषा जानेगा उसे ही वो पता चलेगा। अगर किसी को अक्षर ज्ञान ही नहीं है तो पढ़ ही नहीं सकता। अगर एस्ट्रोनॉमी है कि अलग अलग 12 मंथ है, अलग अलग नक्षत्र है, तो जो वो जानता है वो पढ़ेगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? तो जैसे मकर संक्रांति है तो उस दिन आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार की रंगोलियां निकाली जाती है, जिसमें एक सूर्य का रथ निकालते हैं जिसको एक ही चक्र होता है। उसमें उस चक्र के अंदर 12 प्रकार के आरे निकाले जाते हैं, 12 लाइंस हमें दिखाई देती है। फिर बताते हैं जब हम छोटे थे तो हम लोग पूछते थे कि ये क्या है, तो बताया जाता था कि ये एक संवत्सर चक्र है। इसमें जो 12 ये है, तो ये 12 प्रकार के मंथ है और ऊपर सूर्य देवता है। तो क्या है कि फिर बताते थे कि सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में यात्रा करता है, रथ क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो वो अलग अलग नक्षत्रों में जाता है, तो उसके अनुसार 12 राशियां होती है और 12 राशियों के आधार पर 12 मंथ बनते हैं, जिसे हम लोग सौरमान कहते हैं। जैसे चंद्र के गति के ऊपर भी चांद्रमान होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सूरज की बात कर रहे हैं, तो सौरमान बनता है। तो उसके तो मकर संक्रांति ये केवल एक रिलीजियस फंक्शन नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो उससे हमें पता चलता है कि अ, कैसे हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था वो अलग अलग व्रत उत्सव त्योहार और पर्वों के द्वारा हमारे संस्कृति में या हमारे ट्रेडिशन में डाला गया है। तो ये कुछ उसके उदाहरण हैं, जैसे वट पूर्णिमा है, तो वट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जैसे आज भी बताया जाता है कि नॉर्मली जो ऑक्सीजन रेट छोड़ने का होता है उससे ज्यादा वट वृक्ष में होता है। वट से ही वट के नीचे बहुत सारे, जैसे लॉर्ड बुद्धा एंड जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आर बिलीव टू हैव सैट अंडर अ बनैन ट्री एंड अचीव्ड एनलाइटनमेंट। तो उसके नीचे बैठ के बहुत सारे तपस्वियों ने ज्ञान प्राप्ति की है। वट मूले तपोवासः। क्यों? सो कहा जाता है कि द फ्रूट ऑफ द ट्री एक्सरसाइजेस अ सूदिंग ऑन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। उसको न्यगरोध वृक्ष भी कहा गया है। न्यक्रोध का मतलब क्या होता है? इट अरेस्ट सिक्रेशंस, जो हमारी ग्लैंड्स होती है जिससे अलग अलग सिक्रेशंस होते हैं। तो कहा जाता है कि उस वृक्ष में कुछ क्वालिटीज ऐसी है कि जो आपके मानसिक संतुलन और आपके एकाग्र चित्तता को वो बढ़ाती है, इसलिए उसे न्यक्रोध न्यग्रोध वृक्ष भी कहा गया है। जो बटू शब्द हम लोग पूर्व में यूज करते थे, गुरुकुल में बटू रहते थे, तो वट वृक्ष के नीचे जो अध्ययन करते थे, तो वो वट से ही वटू से ही बटू शब्द आगे आया। तो वट पूर्णिमा है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे फेस्टिवल्स और संस्कृति के द्वारा सामने आया। अब जूलॉजी की बात करें तो जैसे वैसे तो बहुत सारे अलग अलग प्राणियों का उल्लेख है, लेकिन सबको पता है वो हमने गाय का उदाहरण इसमें दिया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि यूयंगावो जो गो सूक्त है, उसमें कहते हैं कि यूयंगावो मेद यथा कृशंचित। गाय क्या करती है? मेद यथा कृशंचित, जो कृश होता है उसे उसके शरीर में मेद बढ़ाती है। गाय के जो प्रोडक्ट्स है वो अगर आप लेंगे तो वो आपके अंदर मेद की उपज करेगा। इतना ही नहीं, भद्रं ग्रहं कृणुत भद्रवाचो, वो क्या करेगी? आपकी जो जिह्वा है उसको भी ठीक रखेगी, यानी आपकी जो वाचा है, आपकी जो बुद्धि है, उसको भी जो घृत होता है, यानी घी है या दही दधी है या फिर ताक होता है, तक्र होता है, तो वो आप लेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मेधा शक्ति भी उससे बढ़ेगी, ऐसा वेद में कहा गया है। उससे क्या होगा? आपकी बुद्धिमत्ता, मेधा शक्ति अगर बढ़ेगी, बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है प्रज्ञा, एक होता है मेधा और एक होता है धृति। प्रज्ञा किसे कहा जाता है? प्रज्ञा का मतलब होता है जो हम लोग याद रखते हैं कोई भी बात बार-बार, कंठस्थीकरण जहाँ पे होता है, भगवत गीता का या फिर कोई, मैंने ये श्लोक है मेरे सामने तो ये 4 बार बोला और बाद में मैंने रट लिया, तो प्रज्ञा। मेधा, मेधा क्या? मेधा होती है आकलन शक्ति। जैसे मैं मुझे कंप्यूटर सीखना है तो किसी ने मुझे बताया और मैंने वो सीख लिया,
तो आकलन शक्ति को कहा ग्रास्पिंग पावर जिसे हम लोग कहते हैं वो होती है मेधा। और तीसरी होती है धृति, जिसे धारणा भी कहा जाता है। ध्रुव धातु से धृति बनता है और ध्रुव से ही धर्म बनता है। धर्म का भी मतलब होता है धारण करना। तो याद रख लिया, सीख भी लिया, लेकिन अब परिस्थिति के अनुरूप मुझे मुझे जो विद्या आ रही है या मैंने जो सीखा है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस परिस्थिति में मुझे इसको किस प्रकार से लागू करना है, तो वो ध्रुति होती है। उसे धारणा करना, किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी इससे ठीक होगा। इसलिए कहा जाता है कि भद्रवाचो, उससे क्या होगा, वाचा अगर आपकी शुद्ध होगी, अगर आप अपने घर में गालियां देते हैं तो अपने आप घर का वातावरण ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वाचा अगर शुद्ध है हर एक की, यानी केवल शुद्ध है यानी नॉट ओनली भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बुद्धि से भी युक्त है, तो आपके घर में भी भद्रम यानी कल्याणकारी वातावरण रहेगा। और जो व्यक्ति इस प्रकार उसके लाभ उठाता है वो क्या होता है, बृहद वो वय उच्चते सभासु। अगर आप उसको किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सभा में या विद्वत परिषद में भेजेंगे तो सभी विद्वानों में वो क्या होगा, बृहद यानी ऊपर उठ के आएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें दिखाई देती है। ये जो आपके सामने इमेज है पंचकव्य, जिसमें काउ मिल्क हो या ये सब हमको पता है, इसमें मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। उसी बात को थोड़ा इलेबोरेटिव इस स्लाइड में किया गया है। कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की भी पद्धति हमारे प्राचीन गणितीय और कुछ ग्रंथों में हमें दिखाई देती है। जैसे देखिए, एक आर्यभट्टास मेथड थी, एक कटपयादि थी, एक भूत संख्या थी। तो जैसे कटपयादि कहा गया था कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या करना है, तो उन्होंने इसको जैसे क ख ग घ आपके सामने ये दिख रहे हैं, तो इसको नंबर दिए गए। और अंकानाम वामनोगति कहा गया कि जब पढ़ना है तब उल्टा पढ़ना है। जैसे देखिए, अभी आपके सामने ये वच शब्द है, तो वह 4 है और च का 6 नंबर है। लेकिन वामतो गति, तो जब वच शब्द आएगा तो उसको 64, उसका मतलब होगा 64। तो कुछ ऐसे श्लोक हमारे इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज में दिखाई देते हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कि वो श्लोक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसको ऐसे नंबर देंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आपके सामने, आप कितने भी संख्याओं का एक नंबर आप उससे बना सकते हैं। जैसे पाई की भी जो वैल्यू है वो भी इस प्रकार के एक श्लोक से दी गई है, आप सभी को वो पता होगा। तो संख्याओं को सामने कैसे लाना है, अक्षरों में उसे कैसे लिखना है, तो ये भी एक पद्धति हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में हमें दिखाई देती है। अब ये एक मैंने इसमें इसलिए डाला है कि डिजाइन थिंकिंग, एक मीटिंग हमारी हुई थी जिसमें डिजाइन थिंकिंग ये सब्जेक्ट स्कूल करिकुलम में लाना था। डिजाइन थिंकिंग के बारे में आप सभी को पता होगा, सिंपल वर्ड्स में बताए तो उसका मतलब होता है कि आपके आजू बाजू में जो भी संसाधन है, जो कुछ भी है, तो उसको देख करके आज के प्रॉब्लम्स के लिए आप किस प्रकार का सॉल्यूशन सामने ला सकते हैं। तो ये जनरली वो डिजाइन थिंकिंग में आता है कि आपके पास जो कुछ भी संसाधन है उसको लेकर के सॉल्यूशन निकालिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमें अ, सुश्रुत संहिता में, जो हमारा शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है, उसमें हमें कुछ दिखाई दिए। तो जब हम लोग सुश्रुत संहिता में कुछ एक्सपर्टाइज जो उसमें से थे उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, हमने उनको पूछा कि इस प्रकार का कुछ उसमें है क्या, हमें पता चला। तो उन्होंने वो ग्रंथ निकाला और बताया कि उसमें बताया गया है कि व्याधि, व्याधि किसे कहा जाता है, तो उसकी एक व्याख्या है, तद दुःख संयोगात व्याधय उच्यन्ते, कि जिससे शरीर को कष्ट होता है उसे व्याधि कहा जाता है। अब देखिए आप कि जो शिकारी होता है ना, उसे भी व्याध नाम का एक शब्द है, आपने कहीं सुना होगा, जिनको कुछ ट्रेडिशनल रीडिंग होगा। क्योंकि वो भी जब बाण छोड़ता है और वो किसी पशु को लगता है या व्यक्ति को लगता है, शिकारी जो होता है शिकार करता है, तो सामने वाले के शरीर को कष्ट होता है, तो उसे भी व्याध कहा जाता है। और जो होती है उसे व्याधि। देखिए, जो मैं बता रहा था कि एक ही शब्द अलग अलग जगहों पे कैसे दिखाई देता है।
फिर बताया गया कि वो 4 प्रकार की है, आगंतवः, शारीराः, ट्रॉमेटिक है, साइकिक है, सोमैटिक है, कुछ नेचुरल स्वाभाविक होती है। अब औषधि व्याधि है तो उसके ऊपर का सॉल्यूशन क्या है? तो औषधि। तो कहा गया कि कुछ औषधियाँ होती है जो क्या करती है आपको अ आपके लिए सॉल्यूशन देती है, गुणकारी होती है। किंतु शास्त्रार्थ निविशोपमाः, शास्त्र ज्ञान से रहित व्यक्तियों द्वारा अगर वो दी गई, तो वही क्या करेगी? विष के समान आपके लिए होगी। तो इसलिए शास्त्रज्ञ कैसा होना चाहिए कि कहा गया सेकंड श्लोक में कि शास्त्रज्ञ चिकित्सक स्नेहनादि पूर्व कर्म छेदनादि प्रधान कर्म नहीं किए हैं, ऐसे कुवैद्य राजा के दोष के कारण लोग नष्ट करते हैं। तो ये सब बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो वो उचित वैद्य नहीं है। तो वैद्य कैसे होना चाहिए वो भी बताया गया कि उसे अपने आजू-बाजू का और उचित ज्ञान, शास्त्र ज्ञान उसे होना चाहिए कि किस प्रकार शास्त्र चलता है। फिर हम लोग सर्जरी में गए जो अपना विषय था, तो उसमें कहा गया कि अलग-अलग यंत्र होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जिसमें यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि का प्रयोग होता है, अलग-अलग तंत्र भी होते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, आपके शरीर में जो अलग-अलग व्याधि होती है, तो उसके ऊपर उपचार किया जाता है। अब ये शस्त्र कौन से हैं, ये यंत्र कौन से हैं, ये जब देखने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार के 6 प्रकार के शस्त्र या यंत्र मिले। स्वस्तिक यंत्र है, संदंश यंत्र है, ताल यंत्र है, नाड़ी यंत्र है, शलाका और उपयंत्र। अब इसके नाम जब हम लोग देखते हैं, फिर से डिटेल गए कि मान लीजिए संदंश यंत्र है या स्वस्तिक यंत्र है, उसमें क्या-क्या आया? तो बताया गया कि सिंह, व्याघ्र, मृगत्र, वृक्ष, द्वीपि, मारचार, शृगाल यानी सिंह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो शेर के वो नाखून जैसे थे, कि उससे अगर आप कुछ करोगे तो वो उतना ही अंदर जाएगा जितना शेर का नाखून होगा। व्याघ्र, वृक यानी भेड़िया, वुल्फ, कुछ थे द्वीपी यानी पांथर, मार्जार, कैट, शृगाल। तो अलग-अलग अब उस समय जो प्राणी उनके आसपास में थे, उन प्राणियों को जो डिजाइन थिंकिंग के मैं बता रहा था, तो उन प्राणियों को देखते हुए, उनके नाखून को देखते हुए वो कितना अंदर जाएगा और हर एक प्राणी का अलग-अलग है। तो उनके नाम पर अलग-अलग प्रकार के यंत्र हमें दिखाई देते हैं। जैसे बड़ी मुख शलाका है। तो इसी प्रकार कुछ उनके आकार के जैसे गंडू पदमुखी जो चार्ट आपके सामने है, केचवे के मुख के आकार की, कुछ बड़िशमुखी यानी हुक के आकार की, तो अलग-अलग आकार उनके आसपास में जो थे उसको देख करके उन्होंने बनाए थे। इसी प्रकार कुछ प्रोटोटाइप भी हमें वहाँ पे दिखाई दिए, जैसे प्लास्टर हम लोग आज लगाते हैं, लेकिन उस समय भी वृक्षों का अभ्यास करते हुए कौन से वृक्ष का साल कितना पक्का होता है और उसका वृक्ष के ऊपर क्या परिणाम होता है, तो उसको देख करके कौन से वृक्षों का साल ये प्लास्टर बनाने के लिए यानी कुशा बनाने के लिए लेना चाहिए, उसका भी वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। वो किस प्रकार से बांधना चाहिए, तो बताया गया है कि 3 प्रकार की गाँठ होती है, गाढ़, सम और शिथिल। 3 प्रकार के दोष, भग्न बंधनों में 3 प्रकार के दोष होते हैं। अति शिथिल क्या करता है, वो दृढ़ता से स्थिर न होने के कारण संधि में उसकी वजह से स्थिरता नहीं आती। तो किस प्रकार से वो बांधना चाहिए, इसका भी एक उदाहरण हमें दिखाई दिया। तो इसी प्रकार डिज़ाइन थिंकिंग में हमें पता चला जो आईकेएस से रिलेटेड डिज़ाइन थिंकिंग कि गाँव कैसे रखना चाहिए। तो टाउन प्लानिंग के कुछ नारद शिल्प शास्त्र में आए, जो अलग-अलग फोर्ट्स भी हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी घोड़ों के लिए जगह, हाथियों के लिए जगह, तो वो कैसे होनी चाहिए, हाथी की शाला, गौशाला, अश्वशाला कैसे होनी चाहिए, इसके भी अलग-अलग मॉडल्स दिखाई देते हैं, अलग-अलग टेम्पल्स है, मेटलर्जी है या एग्रीकल्चर है। तो इन सब बातों में हमें मॉडर्न साइंस के साथ-साथ पुराने भी जो ट्रेडिशनल हमारे एस्पेक्ट्स थे, उसमें एक मेथोडोलॉजी मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने ये सब डेवलप किया। जो भी आज यानी केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, तो आज के प्रैक्टिस में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लाना है, तो उस समय की प्रैक्टिसेस, मेथोडोलॉजीज़
और उनका उद्दिष्ट क्या था, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो और आज के लिए उसी प्रकार के सस्टेनेबल मेथोडोलॉजीज भी बेस्ड ऑन आईकेएस डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली अर्थशास्त्र है, अभी बहुत सारे विषय के उदाहरण यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है। तो अर्थशास्त्र में भी कहा गया है, जैसे कुछ आधुनिक व्याख्याएं है कि इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ लाइफ। इकोनॉमी ये केवल इकोनॉमी यानी केवल पैसा या करेंसी के साथ ही जुड़ने वाला भाग नहीं है। ये केवल अर्थशास्त्र यानी अर्थ से ही रिलेटेड नहीं है। तो अर्थ की व्याख्या बताते समय उसमें जीवन के जितने भी पहलू है, उन सभी पहलुओं को विचार में लिया गया है। ये पहला सूत्र ही जैसे आप अगर देखें तो सुखस्य मूलम धर्मः। अब हम सोचेंगे कि अर्थशास्त्र है तो उसमें धर्म का क्या काम है, लेकिन कहा गया है कि धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थ है, तो मैंने कहा था कि धर्म का मतलब धारणा है। पैसा आएगा तो पैसे के साथ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे मेरा धर्म डिफाइन होगा। और धर्म ही क्या करेगा, आपके जीवन में संतुष्टता लाएगा। तो सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थ कहाँ से आएगा, तो राज्य व्यवस्था क्या है आपकी, उससे आएगा। राज्य का मूल क्या होगा, तो राज्य चलाने वाला कैसा है, उसके पास इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है, इंद्रिय जय है या नहीं। राज्य मूलम इंद्रिय जय। और अब इंद्रियों का नियंत्रण कैसे आएगा, तो उसका मूल बताया गया है विनय, कि अगर उसमें विनयशीलता हो। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। ऐसा एक सुभाषित है जिसमें कहा गया है कि जो विद्यावान होता है, इफ ही इज एलिजिबल, ही इज नॉलेजेबल, अगर ही इज प्रोफाउंड, देन उसमें निश्चित ही विनयशीलता रहेगी। विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। अब वृद्ध का मतलब क्या है, केवल बूढ़े या बुजुर्गों की सेवा नहीं, तो जो तपोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, वो भी इसमें आते हैं। वृद्ध का मतलब होता है जो वृद्धिंगत है, जो प्रॉस्परस है अपने ज्ञान से या अपने विद्या से या अपने तप से। तो विनय कहाँ से आएगा, जब ऐसे लोगों की सेवा आप करोगे। वृद्ध सेवया विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत। तो गुरुकुल में जब लोग सीखने के लिए जाते थे, तो तपोमूल ज्ञान, तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध लोगों के पास उनकी सेवा करने के लिए उनको भेजते थे। वो 10-10 साल 12-12 साल वो करते करते उनसे जीवन का विज्ञान, जो फील्ड उनका था जिसमें उन्हें जीवन में काम करना था, तो उसका विज्ञान समझते थे। और उस विज्ञान को आत्मानम संपादयत, आत्मानम यानी वो विज्ञान उन्हें आत्मज्ञान की भी प्राप्ति कराता था। उससे उनके अंदर विनय आता था, फिर विनय से इंद्रिय जय, फिर उत्तम राज्य, फिर उत्तम पद्धति से अर्थ प्राप्ति, फिर उससे धर्म की स्थापना और उससे सुख। तो अर्थ संपद प्रकृति संपदम करोति, कि इस प्रकार अर्थ क्या है, तो प्रकृति यानी पर्यावरण या हमारा जो हम एक जीव या हमारी एनर्जी है, तो उसको छोड़ के जितना भी ब्रह्मांड है वो सब प्रकृति में आता है। तो प्रकृति की प्राप्ति करनी है, तो अर्थ संपद प्रकृति संपदम करोति, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में इस प्रकार से आती है। तो ये उदाहरण के तौर पर मैंने सूत्र दिया। अब ऐसी नॉलेज रिपोजिटरीज हमें कहाँ मिलेगी, तो कुछ प्राइमरी रिसोर्स सोर्सेस होते हैं, जैसे वेद हो या फिर रामायण है, इतिहास ग्रंथ है, वेदांग है, या फिर बौद्धिज्म और जैनिज्म या अलग अलग दर्शन में भी जो मूल ग्रंथ, मूल फिलोसॉफीज आती है, वो सब प्राइमरी टेक्स्ट होते हैं। उसके कुछ भाष्य होते हैं जो सेकेंडरी टेक्स्ट में आते हैं, और कुछ अदर रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग आज भी जर्नल्स या नेट पे कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए जो वैदिक कॉर्पस में यानी वैदिक साहित्य के आधार पर कहा जाता है, तो प्राइमरी टेक्स्ट बताते हैं कि चतुर्दश विद्यास्थान, 14 विद्यास्थान है और 64 कलाएं हैं, इसका एनईपी में भी उल्लेख है। तो 14 विद्यास्थान कौन से है, तो उसमें 4 वेद, 4 उपवेद, यानी जब वेद के जो आधारभूत ग्रंथ होते हैं वो उपवेद होते हैं। वेद को समझने के लिए कौन जो साहित्य होते हैं, जैसे शिक्षा, ज्योतिष, छंद, उसमें व्याकरण कैसा है, फिर उसकी एटिमोलॉजी कैसे होनी चाहिए, उसका ग्रामर कैसे होना चाहिए, तो वो सब वेदांग में आता है। कुछ उपांग या दर्शन शास्त्र होते हैं, कि वैदिक फिलोसॉफी के पीछे का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, तो वो हमें दर्शन, पुराण
न्याय मीमांसा आदि में दिखाई देता है। फिर वैदिक ज्ञान को समाज के साथ कैसे जोड़ा गया, संस्कृति के साथ कैसे जोड़ा गया, तो वो पुराण और इतिहास यानी रामायण महाभारत जो ट्रेडिशनल है और पुराण, इसमें हमें दिखाई देता है। और कला, जो 64 कलाएं हम सभी को पता है, ये कुछ टेक्निकल स्किल्स और आर्टिसन स्किल्स उसमें आते हैं, कुछ कॉग्निटिव एंड डिजाइन स्किल्स आते हैं, रुचि कर्म है या सूत्र कर्म है, इन सबको कलाओं में बताया गया है। 2-3 अलग-अलग ग्रंथ है जिसमें 64 कलाओं का उल्लेख हमें दिखाई देता है। कुछ कलाएँ उसमें डिफरेंस भी दिखाई देता है, लेकिन 64 संख्या में वो दिया गया है। विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ब्यूटीफाइंग आर्ट्स है या कुछ मिसलेनियस स्किल्स है। तो ये क्योंकि मैंने वैदिक साहित्य के बारे में बताया इसलिए इनको लिया। इसी प्रकार से हर एक अलग-अलग परंपराएँ जो भी है या दर्शन जो भी है, चाहे वो अ, अभी जैसे इंडियन मार्शल आर्ट्स का आप लेंगे, तो उससे रिलेटेड उसकी अगस्ती ऋषि की एक परंपरा है साउथ में, केरला में। तो उनके अपने-अपने कुछ ग्रंथ, अपनी-अपनी कुछ फिलॉसफी, अपनी-अपनी कलाएँ भी वहाँ पे दिखाई देती है। संगीत का उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उसकी भी एक अपनी कला होती है। तो हर एक का अपना-अपना लिटरेचर होता है। उस सभी को हमें क्या करना चाहिए, ठीक से इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करते वक़्त पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। अब आईकेएस का मिशन क्या है? जो इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन बना और जो ये विषय आज एनईपी में डाला गया, तो उसका बेसिकली 3 प्रयोजन है। एक है शिक्षा क्षेत्र में इसलिए डाला क्योंकि जो युवा है, जो भारत का भविष्य है, टू इंस्पायर यू टू टेक डीप इंटरेस्ट इन आईकेएस विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरा है to develop processes, practices, technologies, mechanisms based on IKS, which are of use to the contemporary India, based on Indian knowledge system. कि जब हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तभी क्या होगा, जो हमारा नॉलेज है वो बाहर आएगा। और तीसरा, टू डेवलप अ सेंस ऑफ डीप प्राइड इन इंडियन कल्चर टू प्रमोट पेट्रियटिज्म, ग्लोबल प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जब हम लोग ये समझेंगे कि भारतीय जीवन पद्धति या हमारी संस्कृति या परंपरा, इसमें इस प्रकार की केवल नॉलेज ही नहीं, तो एक प्रकार का ऐसा ब्लेंडेड स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो व्यक्ति की मानसिक समृद्धता, शारीरिक समृद्धता, उसका भौतिक जगत से जो संबंध था, उसकी समृद्धता, इन सभी को एक साथ बढ़ाता था और एक साथ क्या करता था, व्यक्ति की सर्वांगीण समुचित उन्नति करता था। तभी हम लोग क्या कह सकेंगे, हमारे मन में हमारे परंपराओं के विषयों में एक अभिमान या स्वाभिमान निर्माण होगा। तो ये सेंस डेवलप करना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्दिष्ट है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसके लिए 5 बातें हम लोग कर सकते हैं। एक तो है प्रिजर्वेशन। हमारे घर में भी अगर कोई कुल परंपरा है या कुछ पुराने टेक्स्ट है या हमारे कॉलोनी में है या हमारे समाज में है, जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, कहीं पर भी कुछ दिख रहा है, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे घर के पीछे ही या हमारा जो गाँव है, वहीं पे कोई एक पुराना मंदिर है, कुछ ट्रेडिशन वहाँ पे चल रहा है, वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं। तो वो हमें जानना चाहिए और अगर उसका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो उस मंदिर हो या कुछ जगह हो या कुछ विहार हो, तो उस हेरिटेज उस प्लेस को भी हमें क्या करना चाहिए, एज अ हेरिटेज उसको प्रिजर्व करना चाहिए और उसका महत्व नेक्स्ट जनरेशन को भी बताना चाहिए। हमें रिसर्च करना चाहिए। अगर हम रिसर्च कर सकते हैं तो जो बुक्स या मटेरियल हमारे पास है उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, उसके रिसोर्सेज नहीं है, सो यू कैन कोलैबोरेट। अगर आप आज की फैकल्टीज का नॉलेज रखते हैं, यू कैन कोलैबोरेट विद ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड एक्सपर्ट्स सो दैट यू कैन have the proper way to promote Indian knowledge system. You can develop specific courses. If you have all of these things, then to spread awareness about it, लोगों में इसके बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए आप कुछ ट्रेनिंग हो या कोर्सेस हो, इसको डेवलप कर सकते हैं। इन्फ्यूज आईकेएस इनटू एक्जिस्टिंग कोर्सेस यूजिंग रिलेवेंट एग्जांपल्स, या आज जो आपकी डिसिप्लिन है, जो स्ट्रीम्स है, उसमें जो आप पढ़ाने वाले हैं, अभी
जेंडर से रिलेटेड अगर हमारा विषय चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स है, जो हमारे परंपरा में अलग-अलग दर्शनों में या कहीं पे उससे हमें कुछ सूत्र मिलते हैं, जो इससे लागू होंगे, उसको हम लोग इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। टू डिसेमिनेट नॉलेज, ये जो नॉलेज है, हमारे पास अगर हम रिसर्च नहीं कर सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते या कोर्स करिकुलम डेवलप नहीं कर सकते, सो एटलीस्ट जो लोग ये करने वाले हैं, उससे कुछ लेकर के लोगों को बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जाओ एंड ट्रेन द टीचर्स, जो टीचर्स है उनको इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ बातें मैंने आपको बताई। ये जो जीआर निकला था गवर्नमेंट का, जिसमें बताया गया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट आईकेएस इन हायर एजुकेशन, सो बताया गया कि एक जेनेरिक आईकेएस कोर्स होना चाहिए। जैसे अभी 2 क्रेडिट का एक कोर्स दिया गया है, तो वो जेनेरिक कोर्स होता है। सेकंड बताया गया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आईकेएस कोर्सेस, कि आईकेएस के ऊपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है, तो उसके ऊपर एक कोर्स बन सकता है, या फिर संगीत है तो उसके ऊपर, या नाट्य शास्त्र है उसके ऊपर हो सकता है, या इंडियन केमिस्ट्री, ट्रेडिशनल केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के ऊपर अलग हो सकता है। इंडियन आइकोनोग्राफी, जो प्रतिमा विज्ञान की प्रतिमा होती है, हम लोग देखते हैं ना कि अलग-अलग स्टैच्यूज़ या स्तूप्स होते हैं या आइडल होते हैं मंदिर में, तो वो प्रतिमा कैसे बनती है, उसके भी कुछ शास्त्र है। कितने फीट की होनी चाहिए, वैसे ही क्यों? उसमें आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ मिलता है क्या? वो किससे बताया गया है कि धातु, रत्न, मृत्तिका, अश्मा, अलग-अलग प्रकार है कि इससे ही प्रतिमा बनती है, तो वो क्यों किया गया? सो या फिर टेम्पल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या-क्या आर्किटेक्चरल फैक्ट्स हमें मिलते हैं। तो ये सब बातें आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आईकेएस कोर्सेस में। तो वो भी उसके ऊपर भी कुछ कोर्सेस बनाने चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। और जो एक जनरल मॉडल सिलेबस बनाया गया है, जो अभी यूजीसी, एचआरडीसी ने जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए एक ओवरव्यू ऑफ आईकेएस करके एक सब्जेक्ट बनाया है। अभी रिसेंटली आरटीएमएनयू में भी इसका एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। फर्स्ट इसका जो एफटीपी था, वो आरटीएमएनयू में हुआ था। तो जिसमें ओवरव्यू में कुछ टॉपिक्स उन्होंने दिए, जैसे सर्वे ऑफ आईकेएस डोमेन, जिसमें हिस्टोरिसिटी इसकी क्या होनी चाहिए आईकेएस की। सेकंड यह है सोर्सेस ऑफ आईकेएस नॉलेज, कौन से सोर्सेस आईकेएस नॉलेज के, उसका क्लासिफिकेशन, उसका कौन से टेक्स्ट उसमें आएंगे, भाष्य, कारिका, सूत्र, कौन से कंसेप्ट्स आते हैं टेक्स्ट को पहचानते समय। वोकेबुलरी ऑफ आईकेएस, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसके अलग भाषा में मीनिंग नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि इतिहास या पुराण, तो पुराण को हम लोग इंग्लिश में कैसे ये करेंगे, या फिर विज्ञान का भी मैंने आपको बताया था कि विज्ञान को हम लोग साइंस नहीं बोल सकते, साइंस ही शास्त्र है, विज्ञान के लिए शब्द नहीं है। अब इतिहास, इतिहास का मतलब है होता है केवल हिस्ट्री नहीं होगा, इतिहास, इति यानी ऐसे, सहा यानी वो व्यक्ति, जो उस व्यक्ति ने ऐसा बताया, उसको इतिहास कहा जाता है। अब इसमें केवल वही आएगा, या पुराण में जो बताया गया वो भी आएगा, या मेरे घर पे मैं मेरे दादाजी मुझे कोई स्टोरी बताते हैं, तो क्या वो हिस्ट्री में आएगा, इतिहास में आएगा या पुराण में आएगा? तो कुछ शब्दों की कंसेप्ट क्या होने चाहिए? धर्म है, जैसे धारणा इति धर्मः, इसको धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, कि अलग-अलग फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस पहले से लेके आज तक के कैसे आए। मेथड्स इन आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम में अलग-अलग मेथोडोलॉजीज ट्रेडिशनल को लेकर के कैसे डेवलप हुई। तो ये सब बातें इसके ओवरव्यू में इंक्लूड की गई, और कुछ केस स्टडीज के बारे में भी बताया गया है, जैसे मैथमेटिक्स है या एस्ट्रोनॉमी है या आयुर्वेद है, तो अलग-अलग केस स्टडीज भी उसमें इंक्लूड की गई। एंड थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ आईकेएस ऑन द वर्ल्ड। जैसे एक बार मैं कटक में गया था, तो वहां पे बाली यात्रा होती है। कहा जाता था कि इंडियन ट्रेडिशनल मेरीटाइम यानी नौकानयन का जो इतिहास है, परंपरा है, वो कटक में है। वहां से बहुत साल पहले से लोग नाव से बाली, सुमात्रा इन देशों में जाते थे, इसलिए उस यात्रा को बाली यात्रा कहा जाता था। तो
अपने संस्कृति का बाहर भी, केवल संस्कृति ही नहीं तो उसका साइंटिफिक और लॉजिकल एस्पेक्ट्स का भी इन्फ्लुएंस बाहर कैसा है। तो ऐसे कुछ विषय इसमें ऐड किए गए हैं। तो जो एक प्राइमरी स्टार्टिंग में इस प्रकार से आईकेएस का जो सिलेबस है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है, और धीरे-धीरे जो अलग-अलग आईकेएस के अभी डोमेन्स, फैकल्टीज बनेंगे और कुछ सेंटर्स भी आईकेएस डिवीजन की ओर से बन रहे हैं। तो उसमें जो रिसर्च कंडक्ट हो रहा है वो इसमें और इन डेप्थ नॉलेज देते जाएगा। सो लास्टली यही कोट करूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि in the end we will conserve only what we love, we will love only what we understand, and we will understand only what we are taught. So it is very important to all of the faculties that they should acquire proper knowledge of Indian knowledge system. Because of that only you will be able to present this knowledge to the students in the proper way, एंड तभी जाके उनमें भी इस विषय में रुचि बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच टू आरटीएम यूजीसी एचआरडीसी फॉर इनवाइटिंग मी, और सभी को मेरी बातें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your wonderful session. You have summarized all the aspects in a very beautiful way about Indian knowledge system. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ फीडबैक देना है तो आप बोल सकते हैं। Good afternoon, sir. This is Dr. Prajakta Nande. I would like to ask you whether there is a mention of Ahar Shastra in Indian science knowledge system में कुछ यानी उसका होता है, जैसे बॉटनी का बताया आपने और बाकी सारी चीज़ों का बताया, वैसे आहार शास्त्र जिसको न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो तो है पुराने ज़माने से, तो उसका आप कुछ बताएंगे सर? जी, आहार शास्त्र के बारे में भी बहुत विस्तृत वर्णन है। जैसे एक फेमस कोट है कि आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, कि आहार क्यों अच्छा होना चाहिए। तो कहा जाता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार से क्या होगा, आपका सत्व यानी आप में आपका जो, किसी को कुछ सत्व किसे बोला जाता है कि हमें हमारे पास जो किसी को देने के लिए होता है, शिक्षक के पास ज्ञान होता है, छात्र छात्र धर्म जो क्षत्रिय होता है उसके पास क्या होता है, बल होता है, किसी के पास पौरुष होता है, किसी के पास अर्थ होता है। तो उसका सत्व क्या होता है, जो उसका कॉन्क्रीट है, सत्व शुद्धि। तो आहार शुद्धि अगर आपकी होगी तो उससे सत्व शुद्धि होगी, और सत्व शुद्धि होगी तो क्या होगा, ध्रुवा स्मृति ही, आपकी जो बुद्धि है वो ठीक से निर्णय लेगी। एग्जाम्पल अगर देना है तो आहार शुद्धि कैसे होनी चाहिए, तो जब ये मैं ट्रेडिशनल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो जैसे ब्राह्मण का काम बताया जाता था कि अध्ययन अध्यापन, रिसर्च एंड टीचिंग लर्निंग। छात्र का काम बताया जाता था कि संरक्षण, देश का संरक्षण करना है, युद्ध करना है। आपने सुना होगा कि राजा क्या करता था, शिकार करता था, लेकिन ब्राह्मण शिकार करता था ये कभी सुनाई नहीं देता है। अब इसका मतलब शिकार करता था तो वो मांसाहार भी करता होगा। ब्राह्मण यानी जो टीचिंग करने वाला है उसे मांसाहार निषिद्ध बताया गया। अब मांसाहार भक्षण करने से क्या होता है, मनुस्मृति के अगर पंचम अध्याय आप देखें तो उसमें कुछ वर्ष इसके रिलेटेड आते हैं। बताया गया कि हिंसात्मक पशु का भक्षण करने से हिंसा वृत्ति बढ़ती है। अब अगर आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना है तो आप में तो हिंसा वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे लड़ना है। मैं अगर टीचर हूं और मैंने वैसा भक्षण किया तो शायद मेरा गुस्सा कहाँ पर निकलेगा, सामने वाले स्टूडेंट के ऊपर, जो मेरे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें गैर नहीं है मैं भक्षण करूं, लेकिन मेरी आजीविका के अनुसार मुझे क्या आहार भक्षण करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें अलग-अलग ग्रंथों में देखने को मिल सकती है। गुड आफ्टरनून थैंक यू सर। सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो जी बोलिए। गुड सर, हाँ सर, आपने जो अपने जब प्राचीन भारतीय इतिहास में शासन और प्रशासन की बहुत अच्छी जानकारी दी है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन लिया तो घर पे दरवाजे भी नहीं थे उस समय, यानी लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूत था। तो
इसकी चर्चा अपने इसमें नहीं आई है, इसके बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए। जी, बहुत सारे विषय इसमें नहीं आए। दिस वाज जस्ट 1 आवर्स प्रेजेंटेशन एक्चुअली एंड जिस इसकी अगर लिस्ट निकाले तो शायद मुझे लगता है 1000 पेजेस भी कम पड़ेंगे, इतने सब्जेक्ट्स इंडियन नॉलेज सिस्टम में अलग-अलग है। सो व्हाटएवर पॉसिबल उतना ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल और विषय तो बहुत सारे हैं, तो चर्चा बहुत हो सकती है। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। सर जी मैं ये नमस्ते। पूछना चाहूंगी कि जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमने ये देखे कि हमारे जो पहले के फिलोसफी थे या उसके बेस पे आज साइंटिफिक एज में उसका रिलेवेंस कैसा है और उसको हम लोग प्रिजर्व और डिसेमिनेट क्यों करना है ना। तो उसमें जो बाली यात्रा का आपने एग्जाम्पल दिए उसका इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ में रिलेवेंस कैसा है, मैं थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पाई। और ये मैं स्पेसिफिकली इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं कटक से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बाली यात्रा जी, के बारे में पता है। वो बिजनेस जी, जी। कम्युनिटी इकट्ठा होते थे। अभी जैसे ये कार्तिक का पूर्णिमा होगा, उसी समय में राइट। वो हम उसको बोईत बंदाण बोलते थे। मतलब वो हुँ, नौका में, हुँ। जैसे आपने राइटली बताए कि जावा, बोर्नियो, सिंघल ये सब में जाते थे बिजनेस के पर्पज से, और वो भाद्रव हुँ, महीने में वापस आते थे। तो जब हुँ, ओडिशा के पूरे कॉर्नर से वहां से पूरे साधव बोलते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिटी को, वो इकट्ठा होते थे। तो वो एरिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो साथ में लेके आते थे। वहां पे 10 दिन तक मेला होता था और आज भी वो फॉलो होता है। अभी वो 10 दिन के लिए वो शुरू होगा। तो उसका क्या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ में आप जो जोड़ रहे हैं, वो नौका से जाते थे उसका है कहीं पे नोटेड, या उस समय की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो डिफरेंट एरिया में होता था उसका यूज के हिसाब से इसका रिलेवेंस है। नहीं वो भी है। दूसरा ट्रेडिशनल मेरीटाइम इंडियन मेरीटाइम ट्रेडिशन जो था, मैं हाँ रिसेंटली वहाँ पे जब लास्ट ईयर गया था तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस जी हुई थी जी इसी विषय के ऊपर। तो उन्होंने जी कहा कि जिस समय विदेशों में जहाज कैसे बनानी है ये भी पता नहीं था, उस समय हाँ से अपने यहाँ पे जहाज बनाने का एक तरीका उन्होंने डेवलप किया था। सेकंड, जी कुछ जहाजें ऐसे थी जो केवल लकड़ी और रोप से बनाई गई थी विदाउट यूजिंग अ नेल। जी उसका हाँ। एग्जाम्पल भी उन्होंने हमें दिखाया, जो वहाँ पे शायद एक म्यूजियम है, आपने देखा मैरीटाइम होगा। म्यूजियम, मैरीटाइम जी, म्यूजियम है, यस सर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए उसके, कि जी जी जिसमें विदाउट यूजिंग नट उन्होंने हाँ केवल रस्सी और इससे ही वो बनाया था। तीसरा है, दे हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि किसी और अभी तो सैटेलाइट और ये सब है, लेकिन वो जी जी तारों की गतियों को देख करके किस दिशा से जाना है और जी कब बाढ़ आने वाली है, कब निकलना है और कब क्या करना है, इसका जो नॉलेज था। तो ये सारी बातें जो है, केवल प्रोडक्ट्स के बारे में तो वो तो है ही, जो हर्बल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चरल होगा, लेकिन जी। नौका के विषय से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती है, अच्छा, तो ये नॉलेज सिस्टम में रिकॉर्ड मतलब है नोटेड। हाँ, उसके तो बहुत सारे ओके रिसर्च ओके पेपर्स भी उन्होंने दिखाए हमें। ओके 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 सर, मैं तो थैंक यू। कहूँगा आप वहाँ से हैं, तो आपने बिल्कुल इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी, थँक यू सर, थँक यू। ओके. अजून काही प्रश्न आहेत का? यू कॅन आस्क इन मराठी ऑल्सो. एनी क्वेश्चन? ओके सर, थांबायचं सर इथे. Okay, sir. So on behalf of HRDC Nagpur, I extend my thanks to Acharya Shreyas ji for conducting a session on the topic Indian knowledge system in brief or an overview. Thank you once again, sir, on behalf of all the participants. Thank you, sir. थैंक यू मैडम। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे अपने सेशंस खत्म होते हैं। कल के बारे में मुझे थोड़ा बताना है। कल अपने टाइमिंग्स तो एज इट इज है। फर्स्ट सेशन